स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइज पेड बैचेस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये स्पेशल पेड बैच है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओई, आरओपीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी का स्पेशल पेड बैच है। इन बैचेस को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो तैयारी होती है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और हर साल हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपडेट होते हैं, यानी कि हमारा पूरा मटेरियल एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपडेट किया जाता है। तो आप ज़रूर जो है वो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और अपने कोर्सेज को ज्वाइन करो प्रॉपर सिलेक्शन के लिए। और मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और ये जो आज का लेक्चर है गाइस, ये बेसिकली ये वाला लेक्चर जो है वो पेंडिंग टॉपिक्स को हम जो है वो कवर कर रहे हैं। 3, 4, 5 नंबर के टॉपिक्स, फर्स्ट और सेकंड वाले टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। वो लेक्चर की ड्यूरेशन उस दिन जो है वो ज़्यादा हो गई थी, दैट्स वाई ये मतलब 3, 4, 5 टॉपिक को मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में आपके कवर कराऊंगा। तो आज हम इस टॉपिक को जो है वो कवर अप करेंगे। तो आज मैं आपके कमेंट्स जो है वो देख नहीं रहा हूँ, मैं आपके कमेंट्स जो है वो लेटेस्ट लेक्चर में जो है वो कवर करूँगा, देखूँगा, ठीक है। और ये वाला टॉपिक हमने जो है वो कवर कर लिया था, फर्स्ट वाला टॉपिक। ये टॉपिक भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था कि डिसेबल जो बच्चे हैं, दिव्यांगजन जो बच्चे हैं, उनको भी जो है वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जो है वो शामिल करो, दूसरे बच्चों के साथ अलग जो है वो उनको ना रखो। ये बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक था, याद आ रहा है। अब जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो भी नए स्टूडेंट पहली बार इस सेशन को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। मेरी बताई गई चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी चीज़ मैं समझाते समझाते आपको बताऊंगा कि ये नोट डाउन कर लो, तो वो चीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक टर्म आपको समझना बहुत ज़रूरी है, प्रेडेटरी प्राइसिंग का टर्म। क्या टर्म है? प्रेडेटरी प्राइसिंग। लिखना नहीं, जो चीज़ बोलूंगा वो लिखिएगा। ये एक ऐसे इकोनॉमिक गवर्नेंस इशू पर ये टॉपिक बेस्ड है जो आपके जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, रेगुलेटरी बॉडीज और कंपटीशन लॉ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रेडेटरी प्राइसिंग। और इसके कंट्रोल के लिए सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए कॉस्ट डिटर्मिनेशन रूल्स 2025 के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, जो न्यूज़ वाले कॉलम में आपको पहला वाला जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एज इट इज लिखिए। सीसीआई ने डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेगुलेशन 2025 जो है वो निकाला है, यानी कि जारी किया है। ये पूरी चीज जो है वो लिखिएगा। सिर्फ अभी के लिए इतना लिख लो। अभी के लिए आपको क्या समझना है, सिंपल शब्दों में बोलूं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई गाइडलाइन जो है वो जारी करी है, ठीक है। सिर्फ अभी दिमाग में इतना रखो। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेगुलेशन 2025 को नोटिफाई किया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेडेटरी प्राइसिंग को रेगुलेट करना। नेक्स्ट लाइन में ये लिख दो, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, प्रेडेटरी प्राइसिंग को रेगुलेट करना। टू रेगुलेट प्रेडेटरी प्राइसिंग, टू रेगुलेट प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग को हिंदी में कहा जाता है शोषणकारी मूल्य निर्धारण, ठीक है। तो आपने क्या चीज समझी? पहला पॉइंट दिमाग में क्लियर कि सीसीआई ने एक गाइडलाइन जारी करी है, किस पर्पस के लिए? प्रेडेटरी प्राइसिंग को जो है के मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए। अब आपको समझना ये जरूरी है कि प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, प्रेडेटरी प्राइसिंग। अब ध्यान समझो, जब कोई बड़ी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से हटाने के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कॉस्ट से भी कम दाम पर बेचती है, उसे बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। समझे आप? कि एक कंपनी जो है उसने इतना कम दाम में कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया कि सामने वाली कंपनी सर्वाइव ही ना कर पाए, और जैसे ही सामने वाली कंपनी का दिवालिया होगा उसके बाद ये अपनी मोनोपोली जमा लेगी। कुछ याद आ रहा है ऐसी कोई बड़ी कंपनी का नाम दिमाग में? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मेरे दिमाग में तो आ गए हैं 3-4 कंपनीज के नाम। आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिख करके ऐसा किसने खेल खेला है। अभी रीसेंट पास्ट में एक रेवोल्यूशन लेकर आई है कंपनी, समझ ही गए होगा आप। जियो ने कॉम्पिटिटर्स को पूरे को जो है वो निकाल दिया था, है ना। अब देखो, ऐसी धांधलेबाजी मार्केट में बहुत चलती है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को जो है वो हटाने के लिए कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की कॉस्ट बिल्कुल गिरा देती है, यानी कि उसकी जो
लागत होती है उससे भी कम में जो है वो देना शुरू कर देती है, कुछ समय के लिए भले लॉस झेलती है बट अपने कॉम्पिटिटर्स को हटाने के बाद फिर दोबारा से प्राइस बढ़ा देती है। तो इनिशियली कंज्यूमर्स को होता क्या है, जो उपभोक्ता जो होते हैं ना, उनको लो प्राइस का बेनिफिट मिलता है, लेकिन बाद में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है जिसमें प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर आप एक कंपनी ने प्राइस बढ़ा दी है और आपके पास कोई और दूसरी कंपनी का चॉइस नहीं है, चॉइस कम हो गई है, मार्केट जो है वो फिर ऐसे करके खराब हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 4 का उल्लंघन है, जहां डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज प्रोहिबिटेड है। यानी कि अगर आप मोनोपोली जमा के बैठे हो और आप अगर मनमानी कर रहे हो तो ये अलाउ नहीं है। अब नोट्स में आप क्या लिखेंगे, प्रेडेटरी प्राइसिंग, शोषणकारी मूल्य क्या होता है। ये पहला पॉइंट एज इट इज लिख लो जो यहां पे लिखा हुआ है कि ये एक स्ट्रेटेजी होती है जहां पर जो डोमिनेंट कंपनीज होती हैं वो सामान और सर्विसेज को बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बेचती हैं, जिससे कि वो कॉम्पिटिटर को हटा दें और मार्केट पर कंट्रोल कर लें। तो अब आपको क्लियर हो गया प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या है, और आपको ये भी क्लियर हो गया कि अभी सीसीआई ने जो है वो एक गाइडलाइन जारी करी है ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। समझ गए आप? सोचो अगर अमेजोन किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में खरीदता है और 70 में बेचता है ताकि छोटी दुकानें जो है वो बंद हो जाएं, तो इसको कहते हैं ये प्रेडेटरी प्राइसिंग है। अब एक और नेक्स्ट लाइन में लिख लो, प्रेडेटरी प्राइसिंग किस सेक्शन के अंडर प्रोहिबिटेड है, बैंड है। तो सेक्शन 4 कंपटीशन एक्ट 2002, ये भी लिख लेना आप, ये कभी कभी स्टेट पीएससी पूछ सकती है, पता होना चाहिए आपको। अब इसके कुछ मेन फीचर जो है वो मैं आपको जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना नहीं है। प्राइस मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट से भी कम, राइट, यानी कि जो लागत लग रही है उससे भी कम आप प्राइस में बेच रहे हो। इंटेंट इसका क्या होता है, राइवल को खत्म करना, अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करना। ज्यादा कैपिटल वाले सेक्टर्स में ये होती हैं, यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसा है तो वो ये ऐसी चीजें कर सकते हैं कि वो लॉस झेलने के लिए सक्षम होते हैं। और कंज्यूमर को टेम्पररी बेनिफिट होता है, बाद में कंज्यूमर की धज्जियां उड़ जाती है। तो ऐसी चीजें हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। अब देखो टाइप्स लिख लो आप, ट्राइंगल बना लो, एक इस तरीके का जो है वो आप ट्राइंगल जो है वो बना लो, और यहाँ पर ये लिखो टाइप्स ऑफ प्रेडेटरी प्राइसिंग बीच में इसके, और यहाँ पर एक जगह जो है वो लिखो डायरेक्ट प्रेडेशन, दूसरी जगह लिखो क्रॉस सब्सिडाइजेशन, और तीसरी जगह लिखो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। अब आओ इसको एक एक करके समझते हैं। तो 3 प्रकार के टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट प्रेडेशन, सीधा प्रोडक्ट को लॉस पर बेचना, डायरेक्ट प्रेडेशन, ठीक है। उसके आगे जो है वो लिख दो सेल प्रोडक्ट एट लॉस, समझने के लिए कि भाई डायरेक्ट आप प्रोडक्ट को लॉस पे बेच रहे हो, सेलिंग प्रोडक्ट एट लॉस। दूसरा क्रॉस सब्सिडाइजेशन, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट से दूसरे लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को सब्सिडाइज करना। मतलब एक कंपनी जो है वो 2 प्रोडक्ट जो है बना रही है और वो क्या करेगी, अपने एक प्रोडक्ट की जो है वो लॉस, एक प्रोडक्ट को जो है वो लॉस में रख देगी, जिससे कि दूसरे प्रोडक्ट के जरिए वो अपने कंपनी को मैनेज कर सके। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन, यानी कि एक प्रोडक्ट का नुकसान जो है वो उसका दूसरा प्रोडक्ट जो है वो बियर करेगा। समझ रहे हो आप? और तीसरा है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफीज या कस्टमर्स को अल्ट्रा लो प्राइस देकर लोकल कंपटीशन को मारना। मतलब आप ये कह रहे हो, अगर कंपनी को लग रहा है कि अरे यार उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये फलाना प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी प्राइस लो कर देंगे, जिससे कि यूपी के अंदर दूसरी जगह तो उनकी प्राइस सेम है बट यूपी के अंदर प्राइस लो कर देंगे ये, या स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट कर लेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कम दाम में मिलेगा, तो पूरे स्टूडेंट्स को कैप्चर कर लिया, है ना। तो ये होती है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, भेदभाव वाली, भेदभावपूर्ण, कि आप कस्टमर्स के बीच में या ज्योग्राफी के बीच में भेदभाव कर रहे हो। समझे आप? तो ये होते हैं अलग अलग प्रकार के प्रेडेटरी प्राइसिंग। अब समझते हैं हम लोग कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको चालू कर देते हैं, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ऐसी चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ी कंपनीज के पास लॉसेस झेलने की कैपेबिलिटी होती है। तो बड़ी कंपनीज करने के लिए ये एक्टिव रहती हैं, क्योंकि उनको मार्केट में बाप बनना है, मोनोपोली क्रिएट करनी है। दूसरा होता है नेटवर्क इफेक्ट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजर्स को लॉक कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है आज की डेट में एल्गोरिदम पर पूरी चीजें जो है वो चलती हैं, तो उसके जरिए वो यूजर्स
को फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से उनके यूजर्स हैं जो कौन से प्रोडक्ट परचेज करेंगे और हमारे कर सकते हैं क्या, तो उसके थ्रू प्राइस लो करके उन यूजर्स को डिस्काउंट दे देंगे। 2025 के पहले सिर्फ एक मेजर केस सक्सेसफुल रहा था इसका, मतलब आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इससे रिलेटेड कोई सख्त कार्रवाई होती नहीं है। फिर कॉस्ट क्लैरिटी की कमी है, पहले रूल्स में कॉस्ट का क्लियर डेफिनेशन नहीं था। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो हैं वो मल्टी ज्यूरिसडिक्शन का मिसयूज करती हैं। वो क्या करती हैं, क्योंकि देखो जैसे एमएनसी हुई है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग कंट्रीज में सेटअप है उनका, तो वो दूसरे देश का जो है वो देते हुए रूल्स जो है वो रेगुलेशन जो है वो देते हुए अपने केस को जीत जाती हैं, अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं। और लोग शॉर्ट टर्म डिस्काउंट के चक्कर में लॉन्ग टर्म मोनोपोली नहीं देखते। ये कंज्यूमर का भी एक इशू है, कंज्यूमर मायोपिया, कि भाई अभी उनको फायदा मिल रहा है तो अभी फायदा उठा लो, बात का किसने देखा, ऐसा सोचते हैं। और फिर बाद में नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को ही होने लगता है फिर। तो इसको कंट्रोल करने में भी गाइस बड़े चैलेंजेस हैं। पहली चीज तो है इंटेंट प्रूव करना मुश्किल है, राइट। कानून के लिए इंटेंट को प्रूव करना मुश्किल है। भाई कंपनी जो है वो कम दाम में क्यों दे रही है, अब कंपनी वाला जो है वो ये बोल सकता है कि भाई हम तो चाहते हैं कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, हम प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं तो हम सोसाइटी की तरफ अपना योगदान जो है वो दे रहे हैं, ऐसे ही तो बोल सकता है। तो ये भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए फिर वो ऐसे केसेस जो है वो बाहर हो जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क है ये, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो उसके इतनी फंडिंग्स वगैरह तो होती नहीं कि वो सस्टेन कर पाए। और बड़ी कंपनीज जो है वो ऐसे छोटे छोटे प्लेयर्स को, छोटी मछलियों को जो है वो खा जाती है। बोलते हैं ना बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वही ये है। बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को जो है वो फिर इस तरीके से जो है वो खा जाते हैं या तो खरीद लेते हैं। पर प्रीडेटरी प्राइसिंग, स्पेशली प्राइस से रिलेटेड, कॉस्ट कम करके सामने वाले का धंधा बंद करा देना। फिर हमारे पास कोई डेटा भी नहीं है प्रॉपर इंडिया में, अभी डायनेमिक प्राइसिंग को ट्रैक करने का सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, कोर्ट में लंबे लंबे समय तक जो है वो केस जो है वो चलते रहते हैं, तो ये भी चीज़ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो इसलिए इफेक्टिवनेस जो है वो इसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट, नए कॉस्ट रूल्स के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ, जो अभी मतलब सिंपली मैं आपको बोलूँ कि अभी मैंने बताया ना आपको कि सीसीआई ने जो है वो नई गाइडलाइन, नए रूल्स जारी किए हैं। इसका फीचर ये है, पहली चीज़ तो इन्होंने बोल दी कि 6 मई 2025 से ये लागू हो जाएगा, और पुराने 2009 के रूल्स को इन्होंने रिप्लेस किया। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। एवरेज टोटल कॉस्ट को बेसलाइन बनाया गया कि भाई आपका जो टोटल कॉस्ट है, लागत जो है वो मानी जाएगी, है ना। उससे नीचे अगर आप बेचोगे तो फिर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यूज किया जाए तो सीसीआई को जस्टिफिकेशन देना होगा, यानी कि अगर आप टोटल कॉस्ट का एवरेज जो है वो निकालोगे, यानी कि टोटल आपकी कितनी लागत हो रही है उसका हम एवरेज देखेंगे, और उस एवरेज से अगर कम में मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। क्लियरली जो है वो कह दिया है इन्होंने, सीसीआई ने। फिर इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक डेफिनेशन हटा दी गई, अब केस बाय केस एवैल्यूएशन होगा, है ना। अब सेक्टर वाइज नहीं, अब केस, कि भाई लग रहा है कि भाई ये कंपनी घोटाला कर रही है तो आओ करें इसके ऊपर रेड। एक्सपर्ट कंसल्टेशन मैंडेटरी है, रियल टाइम मार्केट मॉनिटरिंग प्रोविजंस भी ऐड होगा इसके अंदर। तो अभी इस प्रेडेटरी प्राइसिंग के मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए ये नए रूल्स जो है वो उन्होंने बनाए हैं। इससे फेयर कंपटीशन जो है वो इंश्योर होगा, है ना। एमएसएमई को प्रोटेक्शन मिलेगी, छोटे बिजनेसेस को बड़ी कंपनीज के लो प्राइस अटैक से बचाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसके साथ इसको जो है वो अटैच किया जा रहा है, राइट। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। तो ये सब इसके फायदे हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे। अरे यार ये ऐड वैड शुरू हो गया क्या कोई? अच्छा, ये आप लोग को ऐड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो गाइस, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐड दिख रहा है यहाँ पे। ये ऐड हट भी जाएगा कैसे? अच्छा ओके, पता नहीं अचानक से ये मोबाइल में ऐड शुरू हो गया। हेल्थीफाई का अभी मैं कर रहा हूँ ना, पतला होने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें ढूंढ रहा हूँ तो ये देखो एल्गोरिदम, भाई एल्गोरिदम जो आप चीज़ें जो है वो मतलब सर्च वर्च करते हो, हाँ जो आप चीज़ें वो जो है वो सर्च करते हो। अच्छा वो ऐड नहीं था मेरे पास, वो हेल्थीफाई वालों का कॉल आ रहा था तो इसलिए ट्रू कॉलर वाले ने ऐड दे दिया वो। ओके, आई डोंट थिंक कि आपको शायद दिखा होगा क्योंकि मैंने एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग चालू रखी है। चलो ठीक है, दिख भी गया होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई।
देखो ये चीज़ होती है एल्गोरिदम की, कि आपकी जो डिमांड है, जैसे आप अगर सर्च करो कि मुझे शूज़ खरीदना है ना, एक बार बस सर्च करो, आपको हर वेबसाइट पे नए नए शूज़ दिखाई देंगे, पीछे पड़ जाएंगे आपके कि खरीद ले भाई, अब खरीद ही ले, अरे खरीद ही ले डिस्काउंट वगैरह देने लगेंगे। तो ये आजकल तो इंटरनेट का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो आपको बहुत बुरी तरह से जो है वो डाइवर्ट कर देता है। एक किताब है, मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ, इस किताब को जो है वो ज़रूर पढ़ना, मैंने अभी जस्ट फिनिश करी है। बहुत छोटी सी किताब है, पतली सी पीडीएफ है, 60-70 पेजेस की। डोपामीन डिटॉक्स बाय थियाबॉट म्यूराइस। डोपामीन डिटॉक्स बाय, मैं इसका ऑथर का नाम स्पेल कर देता हूँ, THIBAUT, थियाबॉट म्यूराइस, MEURISE, या फिर इसकी समरी यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी, सुनना आपको मज़ा आ जाएगा। ये आपके लिए है काम की चीज़, कि आप अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहते हो ना, तो उसमें कुछ ट्रिक्स बताई होंगी, मैंने तो पढ़ ली है, कभी आपको मैं बाद में बताऊंगा। आज थोड़ा फटाक से ये टॉपिक्स अपन कवर कर लेते हैं, आप पढ़ना और फिर मुझे बताना कैसी लगी आपको ये किताब, ठीक है। बट फ्री टाइम पे पढ़ना, ऐसा नहीं कि अपना काम धंधा छोड़ के रहे हो पढ़ रहे हो बैठ के, जब लगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा कुछ करने का, तब ऐसी चीज़ें किया करो, नॉलेज गेन करने वाली। फालतू में रील्स वील्स स्क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ बैठोगे यार, तो थोड़ा अपना एटीट्यूड जो है वो कॉमन मैन की तरह मत रखो। कॉमन मैन होता है जो रील्स देखता रह रहा है, फालतू की चीज़ें मूवी देख रहा है फ्री टाइम में। आप किताबों से नॉलेज गेन करो, कोई नॉलेजेबल चीज़ करो जिससे कि आपको अच्छा फील हो, नॉलेज ऐड हो आपकी लाइफ में। कभी कभी चलता है, हाँ चलो ठीक है, कभी कभी मूवी देख रहे हैं अपन, फालतू की चीज़ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कभी कभी चलता है, वो रोज़ की आदत मत डालना उसकी। और ये वाली किताब एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, ज़्यादा 70-80 पेज की है, छोटी सी है, वो 1-2 दिन बैठोगे तो आराम से फ्री टाइम में पढ़ लोगे, मज़ा आ जाएगा उसको पढ़ के। या समरी देख लो यूट्यूब में उसकी, बहुत सही चीज़ उसमें बताई हुई, ट्रिक्स बताई हुई कि कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो ये था गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्ट के गोल्स को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, कि सभी का एक साथ ग्रोथ होना चाहिए, फेयर मार्केट होना चाहिए, है ना, फेयर मार्केट है SDG 8, और मैंने आपको बोला ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? प्रेडेटरी प्राइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो होता है ना वो करंट अफेयर से एसोसिएटेड ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो टॉपिक है ये एक परफेक्ट कॉम्बो है टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और इंक्लूजन का, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के भाषिनी मिशन के साथ एक MOU साइन किया। भाषिनी मिशन याद करो, हमने कवर भी किया हुआ है, तो लिख लो, पहला पॉइंट ये लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, नीचे सर्कल बना दो MOU, इन दोनों के बीच में MOU हो गया, प्लस के नीचे सर्कल बना के MOU लिख दो, उसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में। अब एक एरो बना दो MOU के नीचे, उसमें लिखना भाषिनी मिशन, भाषिनी मिशन, भाषिनी मिशन या भाषिनी इनिशिएटिव, जो भी लिखना चाहो। अब मेन ऑब्जेक्टिव इन लोग दोनों मिलकर क्या कर रही है मिनिस्ट्री, AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल को रूरल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना इनका ऑब्जेक्टिव है। सिंपल शब्दों में ये लिख लो, पहला पॉइंट देखो यहां पे लिखा है AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल, यही लिखोगे आप, AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल, AI संचालित बहुभाषी टूल्स, फिर एक एरो बना दो डैश, रूरल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, रूरल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। क्या समझे आप इससे, भाषिनी में भाषा छुपा हुआ, यस, तो जितने भी गांव क्षेत्रों में रूरल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, यानी कि गांव क्षेत्रों में शासन के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में रखा जा रहा है, जिससे कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो उन लोग को दूसरी जो लैंग्वेज आ रही है इंडियन लैंग्वेजेस, अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में जो है वो चीज़ पढ़ सकें, ऑपरेट कर सके, उस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकें, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव सिंपल, लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ना, लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ना, टू ब्रेक लैंग्वेज बैरियर्स लिख लो, भाषाई बाधाओं को कम करना, सिर्फ इतना सा लिखो। तीसरा ऑब्जेक्टिव, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाना, राइट, प्रमोट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, सिर्फ इतना लिखोगे आप। स्थानीय स्वशासन में भागीदारी आधारित लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना, बस ये 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो इस
कोलैबोरेशन के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, समझ गए आप। अब भाषिनी क्या है ये पहले भी लिखवा चुका हूं, चाहो तो लिख लो। भाषिनी में एक एरो बनाओ, लिखो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा का अनुवाद मिशन है। जितनी भी राष्ट्रीय भाषा है वो उसमें, मतलब कुल मिलाकर वर्नैकुलर लैंग्वेज जो है उसमें बेसिकली चीज़ों को कन्वर्ट करवा देना, ट्रांसलेट करवा देना। इससे रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। यानी कि आपने एक बटन पे क्लिक किया और रियल टाइम बेसिस पर वो चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। सोचो आप, स्पीच टू टेक्स्ट भी है कि आप जो है वो हिंदी में बोल रहे हो और वहां पर कन्वर्ट हो गई दूसरी कोई आसामीज भाषा में, लेट्स से। तो ये भी चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है ये, आपस में लोगों को कनेक्ट करने की भी चीज़ है ये। इसका फोकस है इंडियन लैंग्वेज में गवर्नमेंट सर्विसेज को और एक्सेसिबल बनाना। तो ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे एआई बेस्ड ट्रांसलेशन सपोर्ट के लिए डेवलप किया गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो देखो, आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप जानते हो क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो आप ये भाषिनी का एग्जाम्पल यूज करें उस क्वेश्चन में, है ना। जरूरी नहीं कि आपसे डायरेक्टली जो है वो पूछ लिया जाएगा कि मेंस की अगर बात करें तो जरूरी नहीं आपको सिर्फ भाषिनी से रिलेटेड लिखने का आ जाएगा, एआई से रिलेटेड लिखने का आ गया तो भाषिनी यूज करो ना। चलो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा। भाषिनी जो है वो किस मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है, बताओ किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है भाषिनी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ इसका आंसर। ठीक है, और अभी जो इन्होंने एमओयू साइन किया वो आप समझ ही गए हो किस लिए किया है। वो 3 चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस इनिशिएटिव के फीचर यही है कि रियल टाइम बेसिस पर स्पीच और टेक्स्ट को इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना, लोकल लैंग्वेज इंटरेक्शन में इसमें मदद मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग आसानी से इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। भाषिनी टूल्स को ई ग्राम स्वराज जैसे वेबसाइट में इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि रूरल एरियाज में रहने वाले लोग, गांव क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी मातृभाषा में सर्विसेज एक्सेस कर सकें। मातृभाषा में एक्सेस मिलने से लोग और इंक्लूड शामिल होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी से गांव क्षेत्रों में लोगों का डिजिटल एडॉप्शन बढ़ेगा, लोग जो है वो डिजिटली लिटरेट होंगे, फ़ायदा उठाएंगे डिजिटलाइजेशन का। डिजिटाइजेशन के साथ जो है वो लोग जुड़ेंगे, है ना। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इससे जो है वो कम होती है। तो काफ़ी फ़ायदे इसके हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। लोकल लोग अपनी भाषा में शासन को समझ पाएंगे, बेटर पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, है ना। भारत के अंदर मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट इससे जो है वो मिलेगा। नॉन हिंदी स्टेट्स के लोग भी इक्वली एक्सेस कर पाएंगे चीज़ों को। इंफॉर्मेशन डिलीवरी इक्विटेबल जो है बन पाएगी कि सभी को जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सके। इससे अच्छी चीज़ और क्या है ना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सशक्त बनाया जाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से अपनी भाषा में इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो पॉलिसीज और बेहतर जो है वो बनेगी। कितनी बढ़िया चीज़ उन्होंने जो है वो करी है। बढ़िया चैलेंजेस अभी भी हैं, अलग अलग बोली होती है, राइट। तो ये भी एक इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट, क्योंकि एकदम से वो एआई इस चीज़ को कैप्चर कर पाए ना कर पाए, दैट इज़ ऑल्सो अ इशू। तो चलो ठीक है, वो तो वक्त ही हम लोग को बताएगा और धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट भी चीज़ें होती हैं, तो देखेंगे वो तो आगे चल के। रियल टाइम बेसिस पर वॉइस टेक्स्ट प्रोसेसिंग के टाइम डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी इशू हो सकता है, तो उस पर भी काम करना ज़रूरी है स्पेशली। तो ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब भाषिनी टूल को लैंग्वेज डाइवर्स और डिजिटली अंडर सर्व्ड एरियाज में पहले इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है, कि जिन एरियाज में मतलब इसके धीरे धीरे करके इसको आप जो है वो आगे रीच आउट करो पूरे इंडिया के अंदर, बस और कुछ नहीं है इसमें, दैट्स इट। अब ग्रीन इंडिया मिशन, मुझे आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है कि ये मिशन किससे रिलेटेड है और आप लिखिएगा भी नहीं। अभी इनके कुछ टारगेट्स वगैरह जो है वो और सेट किए हैं इन्होंने। अब ऑब्वियसली बात है, इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी का हब जो है वो तैयार बनाना है। इंडिया के अंदर जितने भी डेवलपमेंट हो वो ग्रीनरी को, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हों। यस, यही तो है ग्रीन इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव, और क्या है, इसको पढ़ने की थोड़ा ना ज़रूरत है। अभी क्या हुआ कि 17 जून 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन इंडिया मिशन का रिवाइज रोड मैप लॉन्च किया। इसका गोल यही है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को टैकल करो, जो ज़मीन जो है डिग्रेड हो रही है, ज़मीन खराब होती जा रही है, जंगल का
जो नुकसान हो रहा है उसको कंट्रोल करो, इंडिया के पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स को हम अचीव जो है वो कर पाए, राइट। तो यही सब बस था उसमें, और कुछ भी नहीं है। अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये लिख लेना आप, गोल लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना थर्ड वाला पॉइंट, ये लिख लो आप। 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक क्रिएट करना, जो इंडिया का ऑफिशियल एनडीसी टारगेट भी है, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट का हमारा ये टारगेट है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। याद आ रहा है, पढ़ते हो आप? तो ये लिख लो थर्ड वाला पॉइंट कि इंडिया ने कमिट किया है कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज कार्बन सिंक। आओ अब ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बता दूं मैं आपको, जिनको नहीं पता वो लिख लो, जिन्होंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड नोट्स बनाए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का ये पार्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। तीसरा पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इसको इंप्लीमेंट कर रही है। बताने पूछने की जरूरत ही नहीं है भाई, ग्रीनरी के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। और कौन? मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या है ये लिख लेना। पांच इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जैसा बता रहा हूं वैसा लिखो। 5 मिलियन हेक्टेयर मेन ऑब्जेक्टिव्स में पहला पॉइंट लिखना, 5 मिलियन हेक्टेयर डैश फॉरेस्ट ट्री कवर इंक्रीज, फॉरेस्ट स्लैश ट्री कवर इंक्रीज। मतलब कुल मिलाकर 5 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र जो है उसमें जंगल जो है हम लोग को बनाना, समझ रहे हो आप? 5 मिलियन हेक्टेयर के एरिया को ग्रीनरी करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव, 5 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया को का क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना, यानी कि 5 मिलियन हेक्टेयर का ऐसा एरिया जहां पर जंगल जो है वो खराब होते जा रहे हैं तो उनको सुधार देना। तीसरा, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, तीसरा लिख लो, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, परिस्थितिकी तंत्र जो है ना उसको पुनर्स्थापित करना, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, मतलब जैव विविधता का संरक्षण करना। नेक्स्ट, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड का प्रमोशन करना, वन आधारित आजीविकाओं का समर्थन करना, या फिर वन आधारित आजीविकाओं को प्रोत्साहित करना लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव इसके हैं, बस ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। इंडिया की नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, तो उसको अचीव करने में ये हेल्प करती है, जो पेरिस क्लाइमेट के तहत जो है वो सबमिट करना रहता है। ठीक है, अब इनकी अलग अलग अप्रोच भी होती है, जैसे कि अरावली, हिमालयस वाला जो यानी कि क्षेत्र वाइज ये चीज़ों को जो है वो ठीक करने पर फोकस करते हैं, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। ये सब आपको ये लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है, स्पेशल फोकस वगैरह तो आप जानते ही, अरावलीज, वेस्टर्न घाट, इंडियन हिमालयस, कोस्टल मैंग्रोव्स, ये क्षेत्र जो है वो अभी वल्नरेबल है, तो इन पर स्पेशल फोकस रखा जाता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस वगैरह क्या रही है तो ये आंकड़े इस टॉपिक के हिसाब से आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 लिख लो भैया। इंडिया के पास 54 यूनिवर्सिटी हैं 2026 की रैंकिंग में, 54 यूनिवर्सिटीज इंडिया के पास। चाइना के पास 72 यूनिवर्सिटी हैं। ये पता है आपको, इस रैंकिंग से, QS रैंकिंग से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से रिलेटेड। इंडिया जो है वो चाइना से पीछे है नंबर्स के मामले में। IIT दिल्ली याद रखिएगा, हाईएस्ट रैंक इंडियन इंस्टीट्यूशन है पूरे दुनिया भर में। IIT दिल्ली 123 नंबर पर आती है, 123 रैंक है। ठीक है, बस ये 2 चीज लिख लो आप QS रैंकिंग से रिलेटेड। दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट, आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट। क्लाउड सीडिंग जो है वो करवाई जा रही है। अब आपको, आपने ये वाला टॉपिक पहले शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना ही है। क्लाउड सीडिंग पता है आपको? एरोप्लेन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बादल के ऊपर जो है वो सिल्वर आयोडाइड और रॉक सॉल्ट को जो है वो फैला देते हैं, सेंधा नमक को, तो एकदम वो मॉइस्चर जो है वो रिलीज कर देता है और प्रेसिपिटेशन होता है, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। मतलब क्लाउड को जो है वो प्रेसिपिटेट करने के लिए जो है वो फोर्स करना,
है ना, तो वो बारिश करेगा। तो उसके लिए क्या चीज़ का उपयोग होता है, रॉक सॉल्ट और सिल्वर आयोडाइड, ये दो चीज़ लिख लेना आप। और लिखना नहीं, एक काम करो, क्लाउड सीडिंग का टॉपिक आज पढ़ोगे आप, उस टॉपिक को समझोगे। ज्योग्राफी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने आपको बताया कि कोर्सेज ज़रूर जो है वो ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताओ कि आपने कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया, और रेगुलर रहो, पढ़ो रेगुलर बेसिस पर, अपने टारगेट सेट करो और पढ़ाई करो। तो ये पहला अर्बन एडाप्टेशन है आर्टिफिशियल रेन का एयर क्वालिटी कंट्रोल के लिए। और प्रोजेक्ट जो है वो उसमें दिल्ली गवर्नमेंट, आईआईटी कानपुर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स शामिल हैं, लिख लेना ये भी। तो ये है भैया दिल्ली का आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट। और ये है एक मेंस का क्वेश्चन, ट्राई करना, ये भी आर्टिफिशियल रेन से ही रिलेटेड है, इसका आंसर जो है वो लिखने की। और ये है ज्ञान सर का पेड बैच ज़रूर ज्वाइन करो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, बहुत बढ़िया है, यूज़फुल रहेगा आपकी तैयारी में। और चलो हमने जून मंथ के पूरे टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर दिए। आप कोई भी जून मंथ का टॉपिक जो है वो छूटा नहीं है। अप्रैल मंथ के एक दो टॉपिक्स हैं वो मैं आपके कवर करा दूंगा, मतलब जब हमारे पास थोड़ा कम टॉपिक्स जो है वो रहेंगे तो उस दिन करा दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, है ना, बस आप रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, फॉलो करते रहो चीज़ों को, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।